इसका कार्यान्वित करना सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है। हम जानते हैं नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश पे हुआ, किसके निरीक्षण परीक्षण में हुआ। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आरोप छोटे नहीं हैं, केवल वित्त मंत्री पर नहीं लगे हैं, ईडी पर भी वसूली के आरोप लगे हैं, बीजेपी के नेताओं पर भी लगे हैं। क्या ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उसे संदेह का लाभ मिले, अर्थात आप कहें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किस तरह से गुप्त चुनावी चंदा का जो मामला था ना, वो एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाली स्कीम बनकर रह गई थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को गुप्त चुनावी चंदे के जरिए पैसे दीजिए, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। विशेष अदालत ने आदेश दिया है, एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से। आरोप है कि चुनावी चंदे के लिए कंपनियों पर दबाव डाला गया। कंपनियों ने अपनी तरफ से आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन जब बीजेपी एफआईआर के दम पर इस्तीफा मांग सकती है, तब फिर विपक्ष इसे उठाने से क्यों चूक जाए, खासकर तब जब आरोप केवल वित्त मंत्री पर नहीं बल्कि उनके विभाग के तहत आने वाली ईडी पर लगे हैं, जिसके बारे में कोर्ट के तमाम फैसले अब आपके सामने हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा है कि ईडी भाजपा की कलेक्शन एजेंट है। बीजेपी के खाते में जो पैसा गया है और जाता है, सब ईडी के माध्यम से जाता है। एजेंट को वसूली का टारगेट दिया जाता है। ईडी और सीबीआई इस देश की सबसे भ्रष्ट संस्थाएं हैं और ये भाजपा नेताओं की मिलीभगत से है। हेलो नमस्कार। इलेक्ट्रो बोर्ड के जरिए अवैध रूप से चंदा लेने का केस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर दर्ज कराया गया है। बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था। यह आदेश चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली के आरोप में के संबंध में आया है। जन अधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत यानी पीसीआर दर्ज कराया थी। पीसीआर में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बांड के जरिए जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। दोस्तों, इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने वित्त मंत्री का इस्तीफा देने की बात कही है और जिसमें ईडी और सीबीआई को भी अवैध तरीके से वसूली करने का आरोप लगाया है। रवीश कुमार ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बोर्ड को असंवैधानिक बताया था, तब फिर चुनाव के नाम पर पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरे मामले को इस वीडियो में। कुल आंकड़ा है 8,000 करोड़ का। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से खैर सब उच्चतम लोगों के नाम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है, न हिम्मत है, न पूरा वो अकेली कर सकती हैं। इसका आदेश, इसकी संरचना, इसका कार्यान्वित करना सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है। हम जानते हैं नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश पे हुआ, किसके निरीक्षण परीक्षण में हुआ। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आरोप छोटे नहीं हैं, केवल वित्त मंत्री पर नहीं लगे हैं, ईडी पर भी वसूली के आरोप लगे हैं, बीजेपी के नेताओं पर भी लगे हैं। क्या ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उसे संदेह का लाभ मिले, अर्थात आप कहें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईडी एक पेशेवर संस्था है। अवैध गिरफ्तारी और अवैध वसूली से इसका दूर दूर तक नाता नहीं। लेकिन इस खबर को ध्यान में रखिए, एमएलए सुरेंद्र पनवार की गिरफ्तारी को खारिज करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा, यही कि ईडी द्वारा दर्ज गिरफ्तारी का आधार कानून में इनडिफेंसिबल है, यानी इसका बचाव भी नहीं किया जा सकता। ये पिछले हफ्ते की बात है। अवैध रूप से एक विधायक को उठाकर जेल में डाल दिया गया, 68 दिनों तक जेल में रहे, पूरा केस हाईकोर्ट में ही ध्वस्त हो गया। ऐसे तो आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। क्या यह कोई 7वां अजूबा है? ईडी पर आरोप लगना कि इसके अफसरों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए कथित रूप से धमकाया होगा। हो सकता है कि बड़ी कंपनियां आराम से खंडन भी कर दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, हमने खुशी खुशी 200-300 करोड़ का चंदा यूं ही दे दिया। लेकिन आप इस विभाग का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए। अवैध वसूली और अवैध गिरफ्तारी के मामले में जब ईडी के खिलाफ अवैध रूप से गिरफ्तारी के आरोप सही पाए जा चुके हैं, कोर्ट ने पाया है, तो इसके अफसरों पर वसूली के आरोपों की जांच
क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके अफसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। रिश्वत लेना भी वसूली है। बेंगलुरु में एफआईआर कोर्ट के कहने पर हुई है। एफआईआर करने वाली संस्था जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने अपनी शिकायत में कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और पार्टी नेता नलिन कुमार कतील का भी नाम लिया। शिकायत में आरोप है कि स्टरलाइट और वेदांता कंपनी पर ईडी द्वारा कई मौके पर छापे मारे गए, जिसके कारण इन कंपनियों को अप्रैल 2019, अगस्त 2022, नवंबर 2023 में 230 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोप है कि चुनावी चंदे के लिए कंपनियों पर दबाव डाला गया। कंपनियों ने अपनी तरफ से आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन जब बीजेपी एफआईआर के दम पर इस्तीफा मांग सकती है, तब फिर विपक्ष इसे उठाने से क्यों चूक जाए? खासकर तब जब आरोप केवल वित्त मंत्री पर नहीं बल्कि उनके विभाग के तहत आने वाली ईडी पर लगे हैं, जिसके बारे में कोर्ट के तमाम फैसले अब आपके सामने हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा है कि ईडी भाजपा की कलेक्शन एजेंट है। बीजेपी के खाते में जो पैसा गया है और जाता है, सब ईडी के माध्यम से जाता है। एजेंट को वसूली का टारगेट दिया जाता है। ईडी और सीबीआई इस देश की सबसे भ्रष्ट संस्थाएं हैं और ये भाजपा नेताओं की मिलीभगत से है। इसके लिए पीएम और वित्त मंत्री उत्तरदायी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर गए और लोकसभा चुनावों के समय मीडिया से इंटरव्यू में कहने लगे कि ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, जिसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा किसने लिया, कहां दिया और कैसे। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड था। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम ईवी होता तो आपके पास जानकारी होती, यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। अगर कथित रूप से वसूली से आ रहा है पैसा, छापे के बाद आ रहा है, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बाकायदा असंवैधानिक कहा था, यह नहीं कहा था कि छोटी मोटी कमियां हैं, इसे ठीक कर लें। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया गया क्योंकि कमियां बहुत बड़ी थीं और वो ये थी कि बॉन्ड अपने आप में असंवैधानिक है, देश के संविधान के खिलाफ जाता है। इतनी बड़ी बात को प्रधानमंत्री मोदी छोटी मोटी कमियां बताते हैं। और रही बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चलता है कि पैसा कहां से आया, वो तो इस एफआईआर में दर्ज आरोपों से पता चल रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री इसकी जांच कराएंगे? फरवरी 2024 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप याद कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करते हुए कोर्ट ने कहा था कि यह केवल फायदे का लेन देन है, क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब यही हुआ कि हजारों करोड़ रुपए का चंदा लो और बदले में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाओ। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती है, सूचना के अधिकार के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में किए गए संशोधन से कॉरपोरेट द्वारा असीमित चंदा दिया जाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गैर संवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। गुप्त चुनावी चंदा एक घोटाला नहीं है। अब तो बेंगलुरु की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस यह कह रही है कि इस मुद्दे पर एसआईटी का गठन होना चाहिए। बड़ा प्रश्न यह कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने खुद गुप्त चुनावी चंदे की स्कीम को खत्म किया था, वो इस मुद्दे पर एसआईटी का गठन क्यों नहीं करती है? निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, और यह एफआईआर सिर्फ निर्मला सीतारमण के खिलाफ नहीं हुआ है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ भी यह एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। क्या इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी खामोशी से कहेगी कि ऑल इज वेल, कुछ गड़बड़ नहीं है? यह मुद्दा क्या है दोस्तों, आपके सामने खबरों के जरिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं। निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। बेंगलुरु में दर्ज शिकायत में न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक बीजेपी के नेता नलिन कुमार कतील
और BY विजेंद्र का भी नाम शामिल है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से अवैध रूप से चुनाव के नाम पर चंदा वसूला जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बोर्ड को असंवैधानिक बता दिया था, तब फिर क्यों वसूला जा रहा है? बिजनेसमैनों से चुनाव के नाम पर चंदा लेकर उन्हें प्रोजेक्ट दिया जा रहा था कि आप मुझे पैसे दो चुनाव के लिए और हम आपको प्रोजेक्ट देंगे। दोस्तों, जब आज बात खुल के सामने आई है तो आज वित्त मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के वसूलियों पर बीजेपी CBI और ED से जांच कराती है और अब अवैध रूप से चुनाव के नाम पर चंदा लिया जा रहा है। तो दोस्तों, साफ है कि इसमें सबकी सुविचारधाराएं शामिल थी और ये लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांग किया है कि उन्हें उन सबको इस्तीफे दे देना चाहिए जो इसमें शामिल है। खासकर उनका निशाना वित्त मंत्री पर था। आपकी अपनी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।